वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, ठीक है, इसमें देखेंगे जियो का मतलब होता है आपका अर्थ और मॉर्फिक का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे सारे प्रोसेसेस, ऑल द प्रोसेसेस विच ब्रिंग चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ऐसे सारे प्रोसेसेस जो अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंज लेके आते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंज लाने से मतलब क्या है, जैसे आपके माउंटेन्स वगैरह हैं, ठीक है, वो अर्थ का एक स्ट्रक्चर है। प्लेट्यू है, अर्थ का एक स्ट्रक्चर है। प्लेन एरिया है, अर्थ का स्ट्रक्चर है। हिल है, अर्थ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, अर्थ का स्ट्रक्चर है। ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, ये किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू होके बनी हुई है। माउंटेन्स बनने में कुछ प्रोसेस लगे हैं, आपके प्लेन बनने में कुछ प्रोसेस लगे हैं। तो ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, ठीक है, ये जो प्रोसेसेस हैं वो ऐसी कोई भी चीजें हो सकती हैं जिनसे अर्थ की स्ट्रक्चर में चेंज आए। ठीक है, तो मेनली हम यहाँ पे देखेंगे दो ऐसे नेचर में फोर्सेस अवेलेबल हैं जो अर्थ के शेप को डिफाइन करते हैं कि अर्थ का शेप कैसा होगा। ठीक है, ऐसी दो फोर्सेस है। पहली फोर्स है आपकी एक्सोजेनिक फोर्स। पहली फोर्स है आपकी एक्सोजेनिक फोर्स। यहाँ पे जो वर्ड एक्सोजेनिक है, यहाँ पे देखेंगे इस वर्ड में भी दो वर्ड है आपके, एक्सो एंड जेनिक। एक्सो मीन्स आउटसाइड, जेनिक मीन्स फॉर्मेशन, जेनेसिस। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस हम ऐसे फोर्सेस को कहेंगे जो अर्थ सरफेस के आउटसाइड जनरेट होते हैं। अर्थ सरफेस के आउटसाइड जनरेट होते हैं, जैसे आपके विंड हो गया, वो एक टाइप का फोर्स है। आपका एजेंट भी है, ठीक है, जियोमॉर्फिक एजेंट भी हम उसे कहेंगे। आपका वाटर हो गया, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ जियोमॉर्फिक एजेंट। मूविंग आइस है, मूविंग ग्लेशियर्स है, वेव्स हैं, करेंट्स बनते हैं जो आपके ओशियन में। ये सारी चीजें क्या है, दे आर द एक्सोजेनिक फोर्सेस इन द नेचर। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या काम करेंगी, ये दो काम करेंगे। पहला क्या काम करेंगे, डिग्रेडेशन का काम करेंगे। ठीक है, जो ऊंचे सरफेस होंगे, ठीक है, जैसे कोई हिल टाइप का एरिया है तो उसको काटने छाटने का काम करेंगी, उसको काट छाट के बराबर कर दें। ठीक है, अगल बगल की जो जमीनें हैं, अगल बगल का जो लैंडफॉर्म है उसके इक्वल करने का काम करती हैं। दूसरा क्या करती हैं, एक तो काटने छाटने का काम करेंगी, और जो अगल बगल का एरिया है, ठीक है, उसको जो उसका वेदर मटेरियल होगा वो अगल बगल के एरिया को क्या करेगा, फिल करने का काम करेगा, भरने का काम करेगा। तो दूसरा ये काम करती है ए ग्रेडेशन का, यानी कि ये दोनों काम करेंगी। पहला क्या करेंगे, वियर डाउन करेंगी, काटे छाटेंगी, और दूसरा फिलअप करेंगी, अगल बगल के एरिया को फिलअप करने का काम करती है। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस आपकी डिग्रेडेशन का भी काम करती हैं और ए ग्रेडेशन का भी काम करते हैं। जब आप कहीं किसी एरिया में डिपोजिशन होता है तब हम उसको कहते हैं क्या, ए ग्रेडेशन। ठीक है, और वहां पे अगर वियरिंग डाउन हो, काट छाट हो, तो उसको कहेंगे डिग्रेडेशन। दूसरी जो टाइप की फोर्स है आपकी वो है इंडोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक में भी यहाँ पे दो वर्ड है, इंडो और जेनिक। इंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। ठीक है, अर्थ के अंदर के साइड जो भी फोर्सेस क्रिएट होते हैं अर्थ के अंदर में। इसके पहले वाले चैप्टर में आपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि अर्थ के अंदर से मैग्मा वगैरह बाहर निकलता है। अर्थ के अंदर कंटिन्यूअसली आपका साइकिल चलता रहता है, कन्वेक्शन करंट चलते रहते हैं। ठीक है, चाहे उनको कन्वेक्शन साइकिल भी कहते हैं, कन्वेक्शन करंट भी कहते हैं। तो ये कन्वेक्शन करंट्स वगैरह क्या करते हैं, अर्थ के पार्ट को, अर्थ के सरफेस को बिल्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, उसको बनाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे जो फोर्सेस अर्थ की इनसाइड अराइज होती हैं, अर्थ के अंदर से क्रिएट होती हैं, उनको कहेंगे इंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, ये क्या करेंगे, इलिवेट या फिर बिल्डअप, अर्थ सरफेस को इलिवेट या फिर बिल्डअप करने का काम करेंगे। ठीक है, इसी में आपका है जियोमॉर्फिक एजेंट। अर्थ को, अर्थ के शेप को बनाने वाले कुछ एजेंट्स हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट। वो कौन कौन से हैं, कोई भी मोबाइल मीडियम हो गया, चलने वाला मीडियम हो गया, जिस जो चलता रहता है कंटिन्यूअसली, जैसे आपकी रनिंग वाटर हो गई, मूविंग आइस मासेस हो गए, विंड हो गया, वेव्स हो गया, करेंट्स हो गए, ये सारे क्या हैं, दीज आर द जियोमॉर्फिक एजेंट्स। ये आपको आगे आपको पढ़ने के लिए काम आएंगे। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस में देखेंगे तो एक्सोजेनिक फोर्सेस को रन करने वाला जो पूरी एनर्जी देता है, ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस को क्रिएट करने का जो पूरा एनर्जी मिलता है वो मिलता है आपका सन से। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस को क्रिएट करने वाली जो एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है, सन से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका इंडोजेनिक प्रोसेसेस। ठीक है, इंडोजेनिक प्रोसेसेस में देखेंगे हम लोग ऐसे सारे प्रोसेसेस जो क्या करती हो, अर्थ सरफेस को बिल्ट अप करने का काम करती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, इंडोजेनिक प्रोसेसेस। ठीक है, ये अर्थ के अंदर से क्रिएट होती हैं तो इसीलिए हम इनको इंडोजेनिक भी कह रहे हैं। ठीक,
इसमें देखेंगे पहला है आपका डायस्ट्रोफिज्म। ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म क्या है? ऐसा कोई भी प्रोसेस जिससे क्या होता हो, अर्थ का जो सरफेस है वो मूव होता हो, इलिवेट होता हो या बिल्डअप होता हो। ठीक है, जो अर्थ का क्रस्ट है वो क्या होता है? मूव होता हो, इलिवेट होता हो या फिर बिल्ट अप होता हो। तो ऐसे सारे प्रोसेसेस को हम क्या कहेंगे? डायस्ट्रोफिज्म। ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म में कई सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं। जैसे पहला आपका प्रोसेस है क्या? ओरोजेनिक प्रोसेसेस। ओरोजेनिक प्रोसेसेस किससे रिलेटेड है? माउंटेन के बनाने से रिलेटेड है। ठीक है, माउंटेन बिल्डिंग से रिलेटेड है ओरोजेनिक प्रोसेसेस। इसमें क्या होगा? अर्थ के अंदर से जो फोर्सेस आएंगी, अर्थ के अंदर से जो फोर्सेस वर्क करेगा, उससे माउंटेन बिल्ड होगा, पर्वत आपके बनेंगे। ठीक है, दूसरा देखेंगे इपाइरोजेनिक प्रोसेसेस है। इपाइरोजेनिक प्रोसेसेस में देखेंगे ये क्या करता है? अपलिफ्ट करने का काम करता है या फिर वार्प करने का काम करता है, मोड़ने का काम करता है अर्थ क्रस्ट को, या फिर उठाने का काम करता है, अपलिफ्ट करने का काम करता है। ठीक है, लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। थर्ड है आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है? माइनर मूवमेंट्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे अर्थक्वेक किसी रीजन में आया तो वहां पे क्या होगा? माइनर मूवमेंट होगा, जैसे मास मूवमेंट, लैंडस्लाइड वगैरह हो सकता है, एवलांच हो सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, माइनर मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, फोर्थ है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। प्लेट टेक्टोनिक की वजह से भी जो आपकी अर्थ की क्रस्ट है उसका फॉर्मेशन होता है किसी एरिया में। प्लेट टेक्टोनिक्स जहां पे आपके कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं, वहां पे क्या होता है? फोल्डिंग वगैरह होती है, और फोल्डिंग वगैरह की वजह से क्या होता है? आपके माउंटेन बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं। तो ये थी आपकी इंडोजेनिक प्रोसेसेस में डायस्ट्रोफिज्म। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आपका वल्केनिज्म। वल्केनिज्म देखेंगे तो वल्केनिज्म आपका एक इसमें क्या होता है? वल्केनिज्म वल्केनो में अंतर होते हैं। वल्केनिज्म में क्या होता है? इसमें आपके मैग्मा का मूवमेंट होता है कहां पे? जैसे ये आपका वल्केनो है। ठीक है, इसमें क्या होगा? मैग्मा का मूवमेंट होगा अर्थ सरफेस की तरफ। इसमें मैग्मा का मूवमेंट कहां होगा? अर्थ सरफेस की तरफ। ठीक है, और मैग्मा के मूवमेंट की वजह से, ऊपर मूवमेंट की वजह से क्या होगा? कुछ इंट्रूसिव वल्केनिक लैंडफॉर्म बनेंगे और कुछ एक्सट्रूसिव वल्केनिक लैंडफॉर्म बनेंगे। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। जैसे आपके इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स आप वल्केनिक लैंडफॉर्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे सिल्स हो गया, डाइक्स हो गया, बेथोलिथ हो गया, फेकोलिथ हो गया, लेपोलिथ हो गया। ये सारे क्या थे? इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म में क्या थे? जैसे आपका मैग्मा बाहर आ जाता है तो ग्रेनाइट वगैरह का फॉर्मेशन करता है, उससे रॉक वगैरह बनते हैं, ग्रेनाइट रॉक वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो वल्केनिज्म भी क्या है? अर्थ सरफेस को बिल्ड करने का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे आपका डायस्ट्रोफिज्म कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। ये सारे प्रोसेसेस क्या करते हैं? अर्थ को लेबल करने का काम करते हैं। ठीक है, जहां पे अर्थ ज्यादा राइज होगा वहां पे क्या करेंगे? डिग्रेडेशन करने का काम करेंगे। जहां पे आपकी डेप्थ ज्यादा होगी वहां पे डिग्रेडेड मटेरियल को फिल करने का काम करेंगे, ए ग्रेडेशन का काम करेंगे। ठीक है, तो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में देखेंगे जो आपका यहाँ पे वर्ड है डेनुडेशन। डेनुडेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रिप ऑफ और अनकवर, स्ट्रिप ऑफ और अनकवर। ठीक है, इसमें प्रोसेस दिया गया है और ड्राइविंग फोर्स और एनर्जी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है आपका विदरिंग। ये सारे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं। ठीक है, ये याद रखना है, ये सारे क्या है? एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। तो पहला प्रोसेसेस यहाँ पे क्या? डेनुडेशनल प्रोसेसेस में देखेंगे। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के अंदर ये डेनुडेशनल प्रोसेसेस में आते हैं। ठीक है, डेनुडेशन का मतलब है स्ट्रिप ऑफ और अनकवर, सेम ही चीजें हैं। यहाँ पे देखेंगे प्रोसेस दिया आपका विदरिंग। विदरिंग जो है उसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स कौन है? विदरिंग अगर हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे, विदरिंग क्या है? मैकेनिकल और केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, बड़े बड़े रॉक्स जब छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? विदरिंग कहते हैं। ठीक है, जो विदरिंग है उसके पीछे उसका ड्राइविंग फोर्स कौन है? किसकी वजह से विदरिंग होता है? तो वो देखेंगे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से विदरिंग होता है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से विदरिंग होता है। जैसे माउंटेन एरिया में है तो माउंटेन एरिया में क्या होगा? जहां पे स्लोप वगैरह ज्यादा है वहां पे रॉक फॉल होता है या फिर स्लाइडिंग होती है। तो स्लाइडिंग की वजह से क्या होगा? फ्रिक्शन क्रिएट होगा और उसकी वजह से विदरिंग होगी। वहां पे भी रॉक फ्रिक्शन जब करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर जाएंगे। मॉलिकुलर स्ट्रेस की वजह से होता है। ठीक है, जैसे स्लोप वाले जो एरिया है वहां पे क्या होगा? रॉक्स जो होंगे वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे के साइड जाना चाहेंगे। ठीक है, तो उनमें स्ट्रेस क्रिएट होगा, खिंचाव क्रिएट होगा।
उसकी वजह से भी क्या होती है, आपकी वेदरिंग होती है। केमिकल एक्शन की वजह से भी वेदरिंग होती है, जो वो हम आगे वेदरिंग प्रोसेसेस में पढ़ेंगे कि केमिकल वजह से कैसे वेदरिंग होती है। तो पहला आपका डेनुडेशनल प्रोसेस है यहाँ पे वेदरिंग। दूसरा डेनुडेशनल प्रोसेस है आपका मास मूवमेंट। ठीक है, मास मूवमेंट में क्या होता है, जो आपकी रॉक डिब्रीज होती हैं, ठीक है, ढेर सारे रॉक डिब्रीज क्या करती हैं, डाउनवर्ड मूव करती हैं। ठीक है, ऊपर से जैसे ये आपका अपवर्ड रीजन है, अपवर्ड रीजन से डाउनवर्ड रीजन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्या, रॉक डिब्रीज, रॉक डिब्रीज ये अपवर्ड रीजन से डाउनवर्ड रीजन में मूव करेंगे मास मूवमेंट में। तो इनके अपवर्ड रीजन से डाउनवर्ड रीजन के पीछे मूव कराने वाला फोर्स कौन है, एनर्जी कौन है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कोई भी रॉक होगी जब नीचे की साइड, अगर कहीं पे वाटर है, पानी की अवेलेबिलिटी है, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। हवा बहुत तेज चल रही है तब भी कोई चीज नीचे की साइड जा सकता है। ठीक है, ग्लेशियर वगैरह है तो उससे भी बहुत तेजी के साथ नीचे जा सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है, इसमें आपकी मास मूवमेंट में जो सोल फोर्स होती है, पूरी तरह से जो एक्ट करती है फोर्स, वो है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, विंड, वाटर, एयर, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारी चीजें हेल्प नहीं करती हैं मास मूवमेंट में। यहाँ पे जो हेल्प करेगी वो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो आपकी जो रॉक डिब्रीज है उनके साथ जो एयर है, वाटर है, वो नीचे के साइड स्लाइड कर सकता है, वो नीचे के साइड मूव कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो मूव नहीं कराता है, ये चीज याद रखना है। मूव कौन कराता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास मूवमेंट कौन कराएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट है आपका इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन। इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, काइनेटिक एनर्जी। ये भी एक टाइप की प्रोसेस है और इसको मूव कराने वाली एनर्जी कौन सी है, आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो कोई चीज मूव करती रहे, उसके अंदर जो एनर्जी रहती है उसी को हम कहते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपकी नेक्स्ट टॉपिक है वेदरिंग। वेदरिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैकेनिकल और केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ऐसे मेजर ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो वेदरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। ऐसे कौन कौन से चीजें हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनसे वेदरिंग होती है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रोसेस है यहाँ पे केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में क्या होगा, जो केमिकल्स होंगे उनकी वजह से वेदरिंग होगी। जैसे सॉल्यूशन की वजह से, सॉल्यूशन में क्या होगा, आपकी कोई भी चीज, जैसे आपकी हवा है, एयर में कई सारे गैसेस मौजूद हैं, जैसे सल्फर मौजूद है, तो सल्फर क्या करेगा, एयर के साथ आपका मिक्स करेगा और सल्फ्यूरिक, जो एयर में वाटर है उसके साथ मिक्स करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्म करेगा, एसिड रेन होगा। अब एसिड रेन होगा तो क्या करेगा, जिस एरिया में जाएगा वहां के रॉक को डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, रॉक को घोल देगा, तो वो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन प्रोसेस। उसी को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन प्रोसेस। कार्बोनेशन में देखेंगे तो कार्बोनिक एसिड की वजह से जब कहीं पे क्या हो, कोई रॉक वगैरह क्या हो, आपकी डिसॉल्व हो जाए, तब हम उसको क्या कहेंगे, कार्बोनेशन। हाइड्रेशन में वाटर के प्रेजेंट में कोई चीज डिसॉल्व होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कोई चीज टूटेगी, ब्रेक डाउन होगी। जैसे आपकी रस्टिंग होती है, आयरन की रस्टिंग होती है। ठीक है, आयरन पे, लोहे पे जंग लग जाता है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। रिडक्शन कब होगा, ऑक्सीजन की अब्सेंस में आपका रिडक्शन का प्रोसेस होता है। जैसे आपका ग्राउंड वाटर वगैरह है, ग्राउंड वाटर जहाँ पे है, देखेंगे वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है, तो वहां पे आपकी रिडक्शन की प्रोसेस होती है। तो केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में आपकी केमिकल की वजह से रॉक्स का ब्रेक डाउन होगा, रॉक्स की वेदरिंग होगी। ठीक है, सेकेंड है आपका फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस में क्या होगा, फिजिकल फोर्स की वजह से, जैसे स्ट्रेस की वजह से, इसमें कौन कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं, किसकी वजह, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, आपके एक्सपांसन की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, किसी चीज को नीचे मूव कराने का काम करेगा। ठीक है, अपवर्ड रीजन में अगर कोई भी चीज है तो उस चीज को खींच के नीचे की साइड ले जाएगा, तो वो एक टाइप का फिजिकल फोर्स है। आपकी एक्सपांसन हो गया, एक्सपांसन किसकी वजह से होगा, एक्सपांसन टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोई चीज एक्सपांड करती है, टेम्परेचर डाउन होगा तो कोई चीज कूल होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपका वेदरिंग होता है। तो फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस में आपका एक्सपांसन है, वाटर प्रेशर की वजह से। ठीक है, जैसे किसी एरिया में जब
वेटिंग सीजन होता है, बारिश वगैरह का जब सीजन होता है तो क्या होता है, किसी एरिया में पानी वगैरह भर जाता है। और जब आपकी ड्रायर सीजन होता है तो उस टाइम क्या होता है, पानी सूख जाता है। तो पानी भरने की वजह से क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा, पानी सूखेगा तो वेट कम हो जाएगा, उसकी वजह से क्रस्ट जो होती है वो ब्रेक डाउन करती है, टूट जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपकी वेदरिंग होती है। थर्ड टाइप का वेदरिंग प्रोसेस देखेंगे तो आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस है। बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो हेल्प करेंगे किसमें, वेदरिंग में। जैसे आपके रोडेंट्स वगैरह हो गए, चूहे वगैरह हो गए, वो क्या करते हैं, आपकी जमीन में होल बना के रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपकी जो प्लांट्स वगैरह हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, ठीक है, प्लांट्स की जो रूट्स वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, जमीन के अंदर जाती हैं और जमीन के अंदर जाके क्या करेंगी, आपके सॉइल को ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे, रॉक्स को तोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। बाकी और क्या है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स से जब वो मर जाते हैं तो मरने के बाद क्या होता है, उनमें डिकेइंग होती है, वो ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जब उनमें डिकेइंग होता है एनिमल्स और प्लांट्स के मरने के बाद तो एक एसिड बनती है, ह्यूमिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ये दो एसिड बनती हैं, और भी कई सारी एसिड्स बनती हैं, ठीक है। तो ये दो मेन एसिड बनती हैं, ये एसिड फाइनली क्या करती हैं, वहां पे जो रॉक वगैरह होगा उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेंगी। तो ये आपके मेजर तीन मेजर प्रोसेसेस हैं जो आपकी वेदरिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग में देखेंगे तो एक्सफोलिएशन है। एक्सफोलिएशन क्या होता है, एक्सफोलिएशन वेदरिंग का रिजल्ट है, ठीक है। एक्सफोलिएशन जो होगा वो वेदरिंग की वजह से होगा, ये कोई प्रोसेस नहीं होता। एक्सफोलिएशन में होगा क्या, जैसे ये कोई रॉक सरफेस है, सपोज दिस इज ए रॉक सरफेस, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअसली एक्सपांशन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपांशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। फॉर एग्जांपल डेजर्ट वाले एरिया में क्या होता है, दिन के टाइम जो टेम्परेचर होता है वो नियरली 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, नाइट के टाइम में वही टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो यहाँ पे होगा क्या, जब दिन के टाइम में टेम्परेचर बढ़ेगा तब क्या होगा, एक्सपांशन होगा, थर्मल एक्सपांशन होगा रॉक्स में। नाइट के टाइम में जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कूलिंग होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कंट्रैक्शन, सिकुड़ जाएगा। तो पत्थर जो है वो आपको दिखाई तो नहीं देगा, इतना ज्यादा फैले और सिकुड़ेगा नहीं, आपको परसेप्टिबल नहीं होगा, ठीक है, बट उसमें थर्मल एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्मल जब एक्सपांशन होगा पत्थर फैल जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कंटिन्यूअसली क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आपके रॉक होगा उसका जो आउटर लेयर होगा वो निकल जाएगा चिप्स के फॉर्म में। जैसे कैसे रॉक को तोड़िए तो ऊपर आपका जो रॉक का लेयर है वो ऐसे चिप्स की तरह निकल जाता है, ऐसे ही आपका एक्सफोलिएशन भी होता है। एक्सफोलिएशन में क्या होगा, रॉक जो होगा वो चिप्स के फॉर्म में बाहर से निकल जाता है, और यहाँ पे जो शेप बचेगी, स्ट्रक्चर बचेगा वो राउंडेड स्ट्रक्चर इस तरह से बचेगा, ये बाहर आपकी फ्लिक इस तरह से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये होता है आपका एक्सफोलिएशन में। तो एक्सफोलिएशन क्या है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग, दैट इज नॉट अ प्रोसेस। ये आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एक्सफोलिएशन इज प्रोसेस, एक्सफोलिएशन इज रिजल्ट ऑफ वेदरिंग, लाइक दैट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आपका सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर वेदरिंग ना हो तो क्या हो जाएगा भाई, पत्थर नहीं टूटे तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, होगा, ठीक है, क्योंकि वेदरिंग की बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। वेदरिंग नहीं होगा तो आपके फॉरेस्ट नहीं होंगे, वेदरिंग नहीं होगा तो सॉइल नहीं बनेगा, वेदरिंग नहीं होगा तो आपकी बायोम्स नहीं बनेगी, न एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे ना आपकी ट्री सर्वाइव कर पाएंगी, फ्लोरा फौना कुछ होगा ही नहीं, तो हम ह्यूमंस भी क्या होंगे, वी ह्यूमंस इन द लास्ट विल डाई, ठीक है। तो वेदरिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमें जिंदा रहने के लिए भी वेदरिंग होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पहला वेदरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, दैट प्रिपेयर वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रेगोलिथ इन सॉइल। ये क्या बनाता है, रेगोलिथ बनाता है। रेगोलिथ क्या होता है भैया, लूज सॉइल, लूज सॉइल को ही हम क्या कहते हैं, रेगोलिथ। लूज सॉइल, सॉइल क्या लूज हो, एकदम भुरभुरा हो, ऐसे उठा रहे हैं सॉइल क्या है, भुरभुरा हो गया है, तो उसको कहेंगे लूज सॉइल। तो वेदरिंग क्या करता है, रेगोलिथ का फॉर्मेशन करता है और सॉइल का फॉर्मेशन करता है। जब रॉक्स ब्रेक डाउन होगा वो आपका बनेगा क्या, सैंड, सैंड से फिर आपका सिल्ट, क्ले, इस तरह से आपकी सॉइल का फॉर्मेशन होगी। सेकंड देखेंगे, फॉरेस्ट बायोम्स डिपेंड ऑन ए डेप्थ ऑफ
वेदर्ड मेंटल, ठीक है। आपकी जो जैसे विदरिंग हुई, सॉइल की लेयर बना, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये ऊपर की साइड बनता चला जाएगा, ठीक है। नीचे की साइड, नीचे पहला लेयर बनेगा, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह से आपकी लेयर बनती चली जाएंगी सॉइल की। इसको कहते हैं मेंटल, सॉइल मेंटल, ठीक है, सॉइल की लेयर, तो उसको कहेंगे सॉइल प्रोफाइल या फिर सॉइल मेंटल। अब जितनी ज्यादा मोटी आपकी सॉइल मेंटल होगी उतना अच्छा बायोम होगा। जैसे जो आपकी इक्वेटोरियल रीजन्स होती हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स होती हैं, वहां पे सॉइल की मेंटल क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वहां पे आपकी रैनफॉल ज्यादा होती है। रैनफॉल होने की वजह से आपकी केमिकल वेदरिंग ज्यादा होगी, हाइड्रेशन वगैरह ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन की वजह से वेदरिंग ज्यादा होगी। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होगा, ट्रॉपिकल रीजन में जो सॉइल की मेंटल होगी वो मोटी होगी। वहीं चले जाएंगे आप कहां पे, किसी डेजर्ट एरिया में चले जाइए, या फिर आप चले जाइए आपके टुंड्रा रीजन में, पोल के पास वाले रीजन में। वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर इतना लो रहता है कि वहां पे इस तरह से आपकी वेदरिंग बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होती है। बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होने की वजह से वहां जो सॉइल की प्रोफाइल पाई जाएगी वो बहुत पतली पाई जाएगी, ठीक है। तो जो आपके फॉरेस्ट होंगे, ज्यादातर फॉरेस्ट कहां डेवलप होंगे, जहां पे सॉइल की प्रोफाइल क्या हो, ज्यादा हो, सॉइल की लेयर क्या हो, ज्यादा मोटी हो। ज्यादा मोटी लेयर होगी तो प्लांट्स को ज्यादा अमाउंट में आपके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होगा। थर्ड देखेंगे तो एड्स मास वेस्टिंग एंड इरोजन। ये मास वेस्टिंग को भी, मास मूवमेंट्स वगैरह को, और जो इरोजन होता है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ वेदरिंग, ठीक। विदाउट वेदरिंग आपका आप इरोजन नहीं हो सकता। इरोजन में क्या होता है, वेदरिंग और इरोजन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वेदरिंग में क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक, ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। इरोजन क्या करेगा भैया, वो जो वेदर्ड रॉक मटेरियल है, ब्रेक डाउन रॉक मटेरियल, टूटा हुआ रॉक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करेगा। वेदर्ड रॉक मटेरियल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू दी डिफरेंट जियोमॉर्फिक एजेंट्स। अलग अलग जियोमॉर्फिक एजेंट्स इसमें हेल्प करेंगे। तो ट्रांसफर के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, इरोजन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेदर्ड मटेरियल from one place to another place with the help of different geomorphic agent, that process will be called as erosion। उसी को हम क्या कहेंगे, इरोजन कहेंगे। तो इरोजन और मास वेस्टिंग के प्रोसेस के लिए भी वे प्रिपेयर करता है कौन, आपका वेदरिंग। फोर्थ देखेंगे, हेल्प इन द इनरिचमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स लाइक आयरन, मैग्नीज, एल्युमिनियम। यहाँ पे एक वर्ड है इनरिचमेंट। इनरिचमेंट क्या होता है, जैसे आपकी जो रॉक्स होती हैं, रॉक के अंदर ही क्या होता है, मिनरल पाया जाता है। अब ये मिनरल क्या होगा, आप पढ़े होंगे लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, जब रेनफॉल वगैरह होती है तो कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। कुछ मिनरल क्या होंगे, वाटर में सोल्यूबल होंगे, कुछ मिनरल वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो होगा क्या, जो मिनरल वाटर में सोल्यूबल होंगे वो पानी के साथ मिलकर कहां चले जाएंगे, नीचे के साइड चले जाएंगे, अर्थ क्रस्ट के अंदर चले जाएंगे। और कुछ मिनरल रहेंगे जो सोल्यूबल नहीं है, वो ऊपर के साइड ही रह जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, कई सालों में उनकी जो कंसंट्रेशन होगी, जो ओर्स की कंसंट्रेशन होगी, मिनरल की कंसंट्रेशन होगी, वो बढ़ती चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ओर्स या मिनरल्स की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाए कि आप उसको इजिली निकाल सकते हैं, इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इजिली एक्सट्रैक्टेबल हो जाएगा। उसकी वैल्यू जो होगी वो काफी हो जाएगी, उसको निकालने के लिए काफी अमाउंट में ओट्स इकट्ठा हो जाएगा। उसी प्रोसेस को कहा जाता है क्या, इनरिचमेंट, ठीक है। तो आपकी वेदरिंग क्या काम करेगी, इनरिचमेंट का भी काम करती है, ओर के इनरिचमेंट का काम करती है। अदरवाइज आपके ओर्स निकलने भी मुश्किल हो जाए, अल्युमिनियम का, आयरन ओर वगैरह आपको नहीं मिल पाए, ठीक है। तो वेदरिंग इतना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए जितनी ज्यादा हमारे लिए हवा जरूरी है। सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। वैसे ही वेदरिंग नहीं होगा तो फाइनली वी विल डाई, हम लोग मर जाएंगे। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या है, यहाँ मास वर्ड आ रहा है, मास आप लोग जानते हैं, मूवमेंट ढेर सारा मटेरियल,
ठीक है, ढेर सारा वेदर्ड मटेरियल या फिर ढेर सारा आप मटेरियल कह लीजिए, ठीक है, मास ऑफ रॉक डिब्रीज, मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक डिब्रीज डाउन स्लोप, स्लोप से क्या हो, नीचे की तरफ मूव करे। ढेर सारा आपकी रॉक डिब्रीज क्या करेंगे, जब नीचे की तरफ मूव करती हैं, किसके इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, किसकी वजह से मूव करेंगे भैया, ग्रेविटी की वजह से मूव करेंगे। किसकी वजह से मूव करेंगे, ग्रेविटी की वजह से मूव करेंगे। तो मास मूवमेंट क्या है, मूवमेंट ऑफ द रॉक डिब्रीज, मूवमेंट ऑफ द मास ऑफ रॉक डिब्रीज डाउन स्लोप, नीचे की तरफ, किसके इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसी को हम क्या कहेंगे, मास मूवमेंट, दैट वी विल कॉल मास मूवमेंट। मास मूवमेंट को एक्टिवेट कौन करेगा, हर चीज को एक्टिवेट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, ठीक है। जैसे आपको भूख लगती है, तो भूख क्यों लगती है, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। ऐसे ही जब मास वेस्टिंग हो गया, मास मूवमेंट होगा, तो क्यों होगा, उसको एक्टिवेट कौन करेगा भैया। तो यहाँ पे एक्टिवेट करने वाले फोर्स कौन से हैं, पहला है आपका रिमूवल ऑफ सपोर्ट, इंक्रीज इन ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ द एरिया और द रीजन। जैसे यहाँ पे ढेर सारा मटेरियल क्या इकट्ठा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी फीचर्स बनी हुई हैं, कोई रॉक का स्ट्रक्चर है जो इसको रोके हुए आगे नहीं जाने दे रहा। अब इसी रॉक के स्ट्रक्चर को क्या किए, रिमूव कर लिए, वहां से हटा लिए, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये पूरा रॉक का डेब्री है, ये नीचे के साइड बहुत तेजी के साथ मूव कर जाएगा, तब हम कहेंगे क्या, मास मूवमेंट। इंक्रीज इन ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ द रीजन। दूसरा क्या किया जाए, ये जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे ये जो रीजन है, इसका क्या किया जाए, स्लोप बढ़ा दिया जाए, स्लोप इंक्रीज कर दिया जाए, ग्रेडियंट इंक्रीज कर दिया जाए, तब भी क्या होगा, मास मूवमेंट होगा, ये चीज तेजी के साथ नीचे के साइड चली जाएगी। सेकेंड आपका क्या है, एक्टिवेटिंग फोर्स, रिमूवल ऑफ सपोर्ट, इंक्रीज इन ग्रेडियंट ऑफ स्लोप हो गया। सेकेंड इज ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, सैचुरेशन और लुब्रिकेशन। ओवरलोडिंग हो जाए, जो ऊपर के साइड एरिया है वहां पे क्या हो जाए, ओवरलोडिंग हो जाए। अब यहीं पे क्या हो जाए, अब मान लो ये पूरा रीजन है, ये यहाँ पे पूरा ऐसे जमा है रॉक्स का, इस साइड क्या हो, यहाँ पे रेनफॉल हो और पूरा बारिश का पानी यहाँ पे भर जाए, भरता चला जाए, भरता चला जाए, भरता चला जाए, अब क्या होगा, भर जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो रॉक डिब्रीज है यहाँ पे, इसको रोक नहीं पाएगी, सपोर्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि हर चीज का एक मिनिमम मैक्सिमम थ्रेशोल्ड होता है, उसके आगे उस चीज को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये इसको सपोर्ट, रॉक इस वाटर को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इतनी ज्यादा अमाउंट में रॉक यहाँ वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अब क्या होगा, इसकी वजह से ये जो पूरा है टूट जाएगा। अब ये सारा क्या होगा, डिब्रीज नीचे के साइड डाउन स्लोप मूवमेंट कर जाएगा, तो मास मूवमेंट हो गया। ओवरलोडिंग हो गया आपका ड्यू टू रेनफॉल। सैचुरेशन या लुब्रिकेशन हो जाए, ये जो रॉक डिब्रीज है ये क्या हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए, या फिर वाटर इसमें जाने की वजह से लुब्रिकेशन बढ़ जाए, चिकना हो जाए, ठीक है। जितना ज्यादा चिकना होगा उतना ही तेजी से क्या होगा, मूवमेंट होगा। जैसे चिकनाहट लाने के लिए आप लोग ग्रीस वगैरह यूज करते हैं, चेहरे पे चिकनाहट लाने के लिए वैसलीन का यूज किया जाता है। बाकी आजकल बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं जिन जो आपके चेहरे वगैरह की चिकनाहट को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी चिकनाहट को कौन बढ़ाएगा, वाटर, डिब्रीज की चिकनाहट को कौन बढ़ाएगा, वाटर वगैरह इंक्रीज करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, लुब्रिकेशन की वजह से क्या होगा, आपकी मास वेस्टिंग हो जाएगी। थर्ड देखेंगे ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक और एक्सप्लोजन। कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, जमीन तेजी से हिलने लगी, तो क्या होगा, आपकी जो रॉक डिब्रीज होंगी वो नीचे के साइड तेजी से मूव कर जाएंगी, अपर से डाउनवर्ड उनका मूवमेंट हो जाएगा। एक्सप्लोजन वगैरह हो जाए, बहुत सारे आपके माउंटेन एरिया में देखेंगे, हिल वगैरह वाले एरिया में देखेंगे, तो वहां पे आपके ट्रेन वगैरह को आने जाने के लिए गुफा वगैरह बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, केव वगैरह बनाते हैं, जब टनल्स बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, डायनामाइट लगा के एक्सप्लोजन करते हैं। जब एक्सप्लोजन करते हैं तो ऊपर की थोड़ी बहुत जो रॉक होती है वो क्या करते हैं, डाउन स्लोप मूव कर जाती है, तो डाउन स्लोप मूवमेंट होगा आपकी किसकी वजह, एक्सप्लोजन की वजह से भी होगा। एक्सेसिव नेचुरल सीपेज, रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल सीपेज हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा रॉक डिब्रीज है। अब इसमें क्या हो, बहुत ज्यादा सीपेज हो रहा है, वाटर का बहुत ज्यादा सीपेज हो रहा है। अब यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा, जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा,
ये तेजी के साथ इसको नीचे मूव कर देगा, क्योंकि ये लुब्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, लुब्रिकेट हो जाएगा, तेजी के साथ नीचे मूव कर जाएगा। रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ पे पेड़ वगैरह हैं, ठीक है, इस नेचुरल वेजिटेशन को हम क्या करें, रिमूव कर दें, इसको काट के एकदम हटा दें, तब क्या होगा, उसकी वजह से भी मास मूवमेंट होगा। जैसे आपने क्लास 5-6 में पढ़ा होगा, घास का एक्सपेरिमेंट, ग्रासेस, 2 ट्रे लीजिए, एक में घास लगाइए, उसको उगा दीजिए, दूसरे ट्रे में मिट्टी को वैसे ही छोड़ दीजिए बिना घास लगाए हुए। दोनों पे जब आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, जिसमें केवल मिट्टी है उसमें तेजी से कटा होगा, इरोजन होगा, जिसमें घास है उसमें इरोजन कम होगा। तो इस ये हमें क्या बता रहा है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, ग्रास क्या है, एक टाइप का नेचुरल वेजिटेशन है, जो नेचुरल वेजिटेशन होगा वो क्या होगा, वो हेल्प करेगा किसमें, मास मूवमेंट को रोकने में। नेचुरल वेजिटेशन, आजकल धड़ाधड़ आपके जंगल काटते काटते चले जा रहे हैं, ठीक है, घास वगैरह हैं वो भी काटते चले जा रहे हैं, सारे एरियाज एकदम साफ कर दिए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये जो मास मूवमेंट है उसमें काफी हेल्प मिलती है। तो ये कुछ आपके जो एक्टिवेटिंग कॉजेस हैं जो मास मूवमेंट को क्या करते हैं, एक्टिवेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड देखेंगे तो यहां पे वर्ड ही दिया है लैंड स्लाइड, स्लाइडिंग ऑफ द लैंड इज कॉल्ड लैंड स्लाइड। ठीक है, ये एक परसेप्टिबल मूवमेंट है। ठीक है, लैंडस्लाइड होते हुए आपको आंखों से दिख जाएगा, बहुत स्लोली नहीं होता है, परसेप्टिबल है, आप इसको पता कर सकते हैं लैंडस्लाइड हो रहा है। ये क्या है, रिलेटिवली रैपिड एंड परसेप्टिबल मूवमेंट ऑफ डिब्रीज, रॉक डिब्रीज, दैट इज द लैंडस्लाइड। यहाँ पे लैंडस्लाइड के टाइप्स दिए गए हैं, ठीक है, कि कैसे आपकी जो रॉक डिब्रीज है वो कैसे मूव करती है, उसके मूवमेंट के बेसिस पे यहाँ पे 4 टाइप्स दिए गए हैं लैंडस्लाइड के। पहला क्या है, स्लम्प। स्लम्प क्या है, स्लीपिंग ऑफ रॉक डिब्रीज विद बैकवर्ड रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू दी स्लोप। रॉक डिब्रीज क्या हो, जैसे ये आपका स्लोप हो गया, ठीक है, अब कोई जैसे यहाँ पे मटेरियल है, वो क्या कर रहा है, मटेरियल यहाँ पे स्लिप किया, ठीक है, स्लिप करने के बाद इस मटेरियल का क्या बैकवर्ड रोटेशन हो जाए, इस मटेरियल का क्या हो जाए, बैकवर्ड रोटेशन हो जाए, ये मटेरियल क्या करे, स्लिप करे और बैकवर्ड, फिर यहाँ पे थोड़ा सा उसका रोटेशन हो जाए, बैकवर्ड रोटेशन, तब हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, आपका स्लम्प, इस प्रोसेस को कहेंगे स्लम्प। तो लैंडस्लाइड में स्लम्प क्या है, स्लीपिंग ऑफ रॉक डिब्रीज विद बैकवर्ड रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्लोप, जहां स्लोप है वहां से क्या हो, इसकी बैकवर्ड रोटेशन हो। अगर बैकवर्ड रोटेशन नहीं होती है तब हम स्लम्प को क्या कहेंगे, डिब्रीज स्लाइड। अगर यहाँ पे बैकवर्ड रोटेशन नहीं हो रहा है रॉक डिब्रीज का स्लोप के कंपेरिजन, स्लोप के पर्सपेक्टिव से, तब यहाँ पे क्या होगा, डिब्रीज स्लाइड, तब वो हो जाएगा डिब्रीज स्लाइड। रॉक स्लाइड क्या है, जब ढेर सारी रॉक आपकी क्या करे, स्लाइड करे, तब हम उसको क्या कहेंगे, रॉक स्लाइड। और रॉक फॉल क्या है, ठीक है, फ्री फॉलिंग ऑफ रॉक ब्लॉक, कोई स्टीप स्लोप है, एकदम स्टीप स्लोप वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे होगा, अब स्टीप स्लोप तो ऐसे खड़ा होता नहीं है आपका सीधा, माउंटेनस एरिया में इस तरह से कोई स्टीप स्लोप है, यहाँ से क्या हो, रॉक वगैरह टूट के एकदम टप्पा खाते हुए यहाँ टक टक यहाँ धीरे धीरे गिर जाए, टप्पा खाते हुए रॉक का फॉल हो जाए, तब हम उसको क्या कहेंगे, रॉक फॉल। रॉक फॉल, रॉक का फ्री फॉलिंग, उस वक्त क्या कहलाएगा, रॉक फॉल। ठीक है, ये जो लैंडस्लाइड है इसको देखेंगे तो लैंडस्लाइड ऐसे एरिया में ज्यादा होता है जो टेक्टोनिकली एक्टिव एरियाज हैं। जैसे आपका हिमालय एरिया क्या है, टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया है, वह वो अभी न्यूली हिमालय आपका न्यूली बना हुआ भी है, और वहां पे जो सॉइल पाई जाती है हिमालय वाले एरिया में वो मेनली आपकी सेडिमेंट्री टाइप की सॉइल है। सेडिमेंट्री टाइप की सॉइल होने की वजह से क्या है, सॉइल जो है वो आपकी लेयर में पाई जाती है, लेयर में जब पाई जाएगी तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड आपकी ज्यादा होती है। ठीक है, वहीं चले जाएंगे हम, अगर आपके इंडिया के वेस्टर्न घाट वाले रीजन में, हिमालय वाले रीजन में क्या होगी, लैंडस्लाइड ज्यादा होगी, लेकिन अगर आप वेस्टर्न घाट वाले रीजन में चले जाएंगे तो यहाँ पे जो लैंडस्लाइड होती है वो कम होती है, कंपेरेटिवली कम होती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी जो वेस्टर्न घाट की लैंड, ये जो रीजन है वो टेक्टोनिकली स्टेबल रीजन है, ठीक है, वो टेक्टोनिकली स्टेबल होने की वजह से वहां पे जो लैंडस्लाइड होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, कभी कभी आपका एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है कि जो आपकी वेदरिंग है वो किस रीजन में ज्यादा होगी, वेदरिंग
वेदरिंग याद रखिएगा, जैसे दे दिया ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में, नॉर्दर्न प्लेन वाला रीजन में, या फिर थार डेजर्ट वाले रीजन में, ठीक है, कि किस रीजन में वेदरिंग आपकी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जहां जो वेदरिंग ज्यादा होने वाले जो रीजन हैं वो मेनली आपकी होगी वेस्टर्न घाट वाला रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं तो क्या करती हैं, सबसे पहले इसी वेस्टर्न घाट वाले रीजन में कोलाइड करती हैं सॉरी, और लगभग 250 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पे करती हैं। इतना ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से क्या होता है, रेनफॉल ज्यादा होगा तो यहाँ पे ये आपका वेदरिंग ज्यादा होगी, ठीक है। टेम्परेचर भी इस रीजन में ज्यादा है, तो क्योंकि ये आपके इक्वेटर के पास में है काफी, तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर, रेनफॉल ये सब ज्यादा होने की वजह से वेदरिंग का प्रोसेस ज्यादा होता है, जबकि बाकी रीजन में ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मूवमेंट ऑफ द वेदर्ड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ जियोमॉर्फिक एजेंट्स। जियोमॉर्फिक एजेंट्स की हेल्प से जब वेदर रॉक मटेरियल क्या हो, एक जगह से ट्रांसफर हो दूसरी जगह पे, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, इरोजन कह रहे हैं, ठीक है। इरोजन में देखेंगे, इरोजन होने के लिए भी आपका वेदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, बिना वेदरिंग के इरोजन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। डिपोजिशन, इरोजन में क्या होता था, मेनली डिग्रेडेशन। इरोजन मेनली आपका डिग्रेडेशन हुआ करता था, जहां पे डिपोजिशन होगी वो क्या होगा, ए ग्रेडेशन। डिपोजिशन वाले प्रोसेस को हम क्या कहते थे, ए ग्रेडेशन। जियोमॉर्फिक एजेंट्स वगैरह देखेंगे, जियोमॉर्फिक एजेंट ऐसे कौन कौन से भैया जो आपकी इरोजन वगैरह करते हैं, तो आपके विंड हो गया, रनिंग वाटर हो गया, ग्लेशियर हो गया, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर हो गए, ये सारे क्या हैं, दीज आर दी जियोमॉर्फिक एजेंट। इनको क्लाइमेट कंट्रोल करता है, ठीक है। दीज थ्री एजेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द क्लाइमेट, विंड, रनिंग वाटर एंड ग्लेशियर। किसी एरिया में क्लाइमेट कैसा है उसके बेसिस पे होगा कि वहां विंड की स्पीड कितनी होगी, जितनी ज्यादा विंड की स्पीड होगी रीजन उतनी तेजी से होगा। अब देखें आंधी वगैरह आती है तो कैसे सॉइल की जो ऊपर की लेयर होती है बहुत तेजी से उड़ जाती है, ठीक है। आपके जो सैंड के ग्रेन्स होते हैं वो ब्लो कर जाते हैं। रनिंग वाटर, अब क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट के बेसिस पे वहां पे रिवर्स वगैरह होंगी, तो रिवर्स क्या करेंगे, रिवर्स विल डिसाइड, द रेनफॉल विल डिसाइड कि कितनी ज्यादा वहां पे इरोजन होगा। क्लाइमेट जैसी होगी ग्लेशियर भी वैसा ही होगा। अगर क्लाइमेट वार्म है, वहां पे कोई रीजन है जो वार्म रीजन है, तो वहां पे ग्लेशियर नहीं पाए जाएंगे। जैसे आपके इक्वेटोरियल वाले रीजन में अगर वो हाइट, काफी हाइट वाला रीजन नहीं है तो वहां पे ग्लेशियर वगैरह नहीं पाया जाता। वेव्स और एंड ग्राउंड वाटर ये क्लाइमेटिक कंट्रोल से नहीं आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस को कहा जाता है मेनली आपका पेडोजेनेसिस, ठीक है। पेडो मीन्स होता है आपका सॉइल, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। सो द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ द सॉइल is called as pedogenesis. Study of the soil is called pedology. Okay, सॉइल की स्टडी को क्या कहेंगे, पेडोलॉजी कहेंगे। जो पर्सन सॉइल की स्टडी करता है, ठीक है, उसको कहेंगे पेडोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु स्टडी अबाउट द सॉइल ही इज कॉल्ड पेडोलॉजिस्ट। सॉइल मेनली बनता कैसे है उसको देखते हैं हम लोग। सॉइल के बनने में सबसे पहला प्रोसेस होगा आपका वेदरिंग का। ओके, व्हेन फर्स्ट आपका जब वेदरिंग हो जाएगा, रॉक्स का ब्रेक डाउन होगा, रॉक्स के टूटने के बाद क्या होगा, वहां पे बैक्टीरिया जो होंगे उनका कोलोनाइजेशन चालू होगा। वहां ढेर सारे बैक्टीरिया उस रॉक पे रहने लगेंगे। बैक्टीरिया रहने लगेंगे तो उससे क्या होगा, दे विल रिलीज सम काइंड ऑफ एसिड। बैक्टीरिया जो होंगे वो कुछ काइंड एसिड वगैरह को रिलीज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, वहां पे मॉसेस और लाइकेंस वगैरह ग्रो करना चालू होंगे। मॉसेस एंड लाइकेंस, काई वगैरह ग्रो करना चालू करेंगे, लाइकेंस वगैरह ग्रो करना चालू करेंगे। देन आफ्टर माइनर ग्रासेस और फर्न्स ग्रो करना चालू होंगे, छोटे छोटे घास और फर्न वहां पे ग्रो करेंगे। देन आपकी बूसेस और ट्रीज, झाड़ियां बनेंगी। फिर फाइनली क्या बनेगा, ट्री बनेगा। और जब ट्री बनेगा तो ट्री की जो रूट्स होंगी वो डीप चली जाएंगी, सॉइल की एकदम डीप में जाएंगे, ठीक है।
और वो क्या करेंगी, जो लीफ वगैरह फॉल होगा आपके ट्री वगैरह से, जो लीफ फॉल होगा वो सॉइल में मिक्स करेगा और एक फर्टाइल प्रॉपर सॉइल की लेयर का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से आपकी सॉइल की लेयर बनती चली जाती है। अगर हम लोग देखें ह्यूमस, ह्यूमस मेनली आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक, जो आपके डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल से बनता है। ऑर्गेनिक मैटर आपको ब्लैक ब्लैक सॉइल में दिखेगा, ये जो ह्यूमस होता है। ह्यूमस मेनली आपको अगर टुंड्रा वगैरह रीजन में चले जाएंगे तो वहां के सॉइल में ह्यूमस ज्यादा मिलेगा। आप इक्वेटर वाले रीजन में रहेंगे, यहाँ के सॉइल में ह्यूमस कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि इक्वेटर वाले रीजन में क्या होता है, आपकी जो ट्रीज और प्लांट्स होते हैं ये ज्यादा होते हैं। ट्री प्लांट होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया ज्यादा होने की वजह से क्या करेंगे, अब क्योंकि यहाँ प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा हो रहा है इक्वेटोरियल रीजन में, आपकी वहां पे ट्रीज फ्लोरा वगैरह भी ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया ज्यादा अमाउंट में ह्यूमस को क्या करेंगे, डीकम्पोज कर डालेंगे। डीकम्पोजिशन होने की वजह से ह्यूमस कम होगा। जबकि पोलर एरियाज में क्या होगा, वहां पर डीकम्पोजिशन की रेट बहुत कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे बहुत कम होता है। टेम्परेचर की रेट जैसे जैसे कम होती चली जाएगी, किसी भी डीकम्पोजिशन प्रोसेस की रेट भी कम होती चली जाती है। तो टेम्परेचर कम होगा, डीकम्पोजिशन रेट कम होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, डीकम्पोजिशन ज्यादा तेजी से होता है। जैसे ठंडियों के टाइम में क्या होता है, खाना जल्दी खराब नहीं होता, बहुत समय तक चलता है। गर्मियों के टाइम में खाना बहुत जल्दी खराब, 5-6 घंटे में फ्रिज में नहीं रखेंगे तो खराब हो जाएगा। इस तरह से आपकी सॉइल की फॉर्मेशन होती है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, उनको देखते हैं। इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक पैसिव फैक्टर होता है, एक एक्टिव फैक्टर होता है। पैसिव फैक्टर क्या होगा, ऐसे फैक्टर जो सॉइल की फॉर्मेशन को प्रोसेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। जैसे आपका पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल क्या होता है, ये पैसिव फैक्टर है। जैसे हम लोग क्या है, वी आर द रिजल्ट ऑफ आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स जैसे होंगे वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर भी ट्रांसफर होते हैं हमारे पेरेंट्स से। तो जो सॉइल होती है, सॉइल किस टाइप के रॉक से बनी हुई है वो डिसाइड करेगा कि उसके अंदर मिनरल कौन सा होगा, सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा, ठीक है, ग्रेन साइज कैसा होगा, ये सारी चीजें डिसाइड होंगी पेरेंट मटेरियल से। फॉर एग्जांपल, जिस टाइप की रॉक में आयरन की कंटेंट ज्यादा होगी, उस टाइप के रॉक टूटने की वजह से आपके जो सॉइल का कलर होगा वो रेड कलर होगा, रस्ट कलर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन की कंटेंट ज्यादा है। आयरन में रस्टिंग होने की वजह से क्या होगा, सॉइल जो होगा वो रेड कलर में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आपकी जो पेरेंट रॉक होता है, पेरेंट मटेरियल होता है, वो डिसाइड करता है कि रॉक कैसा होगा। सेकेंड है आपका पैसिव फैक्टर टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में एक्सपोजर, जैसे ये कोई भी टोपोग्राफी है, अब सनलाइट से कितना उसका एक्सपोजर है, ठीक है, कितनी ज्यादा उस पर सनलाइट पड़ रही है। जितनी ज्यादा सनलाइट पड़ेगी टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेदरिंग ज्यादा होगी, वेदरिंग ज्यादा होगी तो सॉइल की लेयर अच्छी होगी, सॉइल की लेयर ज्यादा होगी। तो ये तो हो गया आपका एक्सपोजर। स्लोप देखेंगे तो ऐसे एरिया जो जिसकी ग्रेडियंट स्लोप क्या हो, बहुत कम हो, बहुत कम ग्रेडियंट हो, वहां पे क्या होगी, आपकी जो वेदरिंग की प्रोसेस होगी वो ज्यादा होगी। वेदरिंग की प्रोसेस ज्यादा होने की वजह से सॉइल की जो हॉरिजोन होगी, लेयर होगी, वो ज्यादा होगी। ऐसे एरिया जहां पे स्लोप क्या है, ज्यादा स्लोप है, वहां पे भाई वेदरिंग प्रोसेस कम हो पाएगा। वेदरिंग प्रोसेस कम होने की वजह से आपकी जो सॉइल की लेयर होगी वो बहुत पतली होगी। थर्ड देखेंगे टाइम, ठीक है, जितना ज्यादा टाइम कोई भी सॉइल प्रिपेयर होता है उतनी ज्यादा अच्छे से सॉइल की हॉरिजोन प्रिपेयर होगी। सो टाइम विल डिसाइड द हॉरिजोन और द थिकनेस ऑफ द सॉइल। फिक्स नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है कि 100 सालों में, 500 सालों में, 1000 सालों में इतना सॉइल, इतनी मोटी सॉइल बनती है, लेकिन लगभग ये माना जाता है कि 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए 100 ईयर्स का समय लगता है। सो दैट्स वाई सॉइल इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू अस। ओके, तो ये तीन आपके पैसिव कंट्रोल फैक्टर्स हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। एक्टिव कंट्रोल फैक्टर्स आपके दो हैं, पहला है आपका क्लाइमेट और सेकेंड वन इज
फर्स्ट वन इज क्लाइमेट, सेकंड वन इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सेकंड वन इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी। क्लाइमेट में देखेंगे तो क्लाइमेट मेनली कैसे इफेक्ट करेगी, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के थ्रू। ठीक है, जिस एरिया में प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, एरिया विच रिसीव्स मच प्रेसिपिटेशन, वहां पे सॉइल की लेयर ज्यादा मोटी होगी। जैसे आपके ट्रॉपिकल रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में क्या है, सॉइल की प्रोफाइल ज्यादा है, सॉइल की लेयर ज्यादा है। जिस एरिया में प्रेसिपिटेशन कम होगा वहां पे सॉइल की लेयर कम होगी। जैसे आपके टुंड्रा वगैरह वाले रीजन, वहां पे सॉइल की लेयर क्या होती है, कम होती है। टेम्परेचर देखेंगे तो जिस एरिया का टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे सॉइल की लेयर क्या होगी, ज्यादा होगी। सेम आप एग्जांपल ले सकते हैं इक्वेटोरियल या फिर टुंड्रा रीजन के, पोलर रीजन के। ओके, इसमें आप देखेंगे अगर आप चले जाएं कहां पे, डेजर्ट वगैरह वाले रीजन में, डेजर्ट रीजन में भी मेनली जो सॉइल बनती है, जो आपका सैंड का फॉर्मेशन होता है, सैंड से ही फाइनली आपकी सॉइल बनती है। तो सैंड का फॉर्मेशन मेनली टेम्परेचर की वजह से होता है। टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है दिन में बहुत, और रात में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन की वजह से जो आपकी रॉक्स होती है वो ब्रेक डाउन कर जाती है। इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं। पहला वर्ड है आपका इलुविएशन, ये एक टर्म है। इलुविएशन का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल बाय वाटर। जब वाटर के द्वारा सॉइल का क्या किया जाए, डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाए, तो उसको हम कहेंगे इलुविएशन। और इलुविएशन कब कहेंगे, जब डिपोजिशन हो, जो डाउनवर्ड सॉइल ट्रांसफर किया गया है वही सॉइल क्या हो, नीचे के एरिया में डिपॉजिट हो जाए, तब उसे क्या कहेंगे, इलुविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे ई और आई, इसको आपको याद रखना है। आई रहेगा तो क्या होगा, डिपोजिशन होगा, और ई रहेगा तो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा वाटर के द्वारा। डीसिलिकेशन कहेंगे, वाटर के थ्रू क्या होता है, आप वाटर क्या करता है, कई सारे मिनरल्स को अपने साथ डिसॉल्व कर लेता है, और इस मिनरल को डिसॉल्व करने के बाद ये ग्राउंड के अंदर चला जाता है, ये वाटर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग, लीचिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लीचिंग। अब इसमें मेनली होता क्या है, कई सारे मिनरल डिसॉल्व होकर चले जाते हैं, और उसी कई सारे अदर मिनरल जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया, ये मिनरल डिपॉजिट इसमें वाटर में डिसॉल्व होकर चले जाएंगे ग्राउंड के अंदर। वैसे ही आपका सिलिका भी होता है, सिलिका भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो वो भी वाटर के साथ ग्राउंड के अंदर चला जाता है। तो उसकी वजह से सिलिका रिमूव हो जाता है कहाँ पे, आपके सॉइल से। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, डीसिलिकेशन। डीसिलिकेशन, रिमूवल ऑफ सिलिका। ये मेनली कहाँ होगा, वेट क्लाइमेट में, जहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है। हार्ड पैन क्या होते हैं, ये साल्ट के क्रस्ट होते हैं। ये मेनली आपके ड्राई क्लाइमेट में होते हैं। कैसे, जैसे ये आपकी अर्थ की क्रस्ट है, इसमें सॉइल की लेयर है ये पूरी। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पे जो प्लांट्स ट्रीज वगैरह पाए जाते हैं, या फिर नॉर्मली देखा जाए, जब सन की रेज जो आती हैं इस सॉइल पे पड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इवोपोरेशन की रेट जो होगी वो एक्सीड कर जाएगी प्रेसिपिटेशन की रेट से, यानी कि प्रेसिपिटेशन यहाँ पे कम होगा और इवोपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मेनली यहाँ पे आपकी जो वाटर होगी, जैसे कैपिलरी एक्शन को फॉर्म करेगी। कैपिलरी एक्शन आपको पता है, जैसे वाटर ऊपर कम हो जाएगी, यहाँ पे वाटर कम होगी तो क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्ट की सरफेस पे, तो वाटर नीचे से ऊपर के साइड आ जाएगी, फिर वाटर इवेपोरेट होगी, फिर नीचे से ऊपर के साइड आएगी, फिर वाटर इवेपोरेट होगी। तो इसी को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी के थ्रू होकर जब वाटर का आपका इवोपोरेशन होता है, तो मेनली होगा क्या, वाटर आएगी, इवोपोरेट हो जाएगी, कंटिन्यूसली इवोपोरेट होती है, लेकिन उस वाटर में जो आपके सॉल्ट के कंटेंट है वो पीछे छूट जाते हैं, और कई सालों में, ठीक है, वो एक हार्ड लेयर बना देते हैं, साल्ट की एक हार्ड लेयर बना देते हैं। उसी को हम कहते हैं हार्ड पैन। उसी को क्या कहते हैं, हार्ड पैन। ये आपके ड्राई क्लाइमेट में बनेंगे। नेक्स्ट आपका कंकड़। कंकड़ देखेंगे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे नोड्यूल होते हैं, कंकड़। जैसे बचपन में क्या करते, उठा के किसी कंकड़ मार दिए, ठीक है, वही कंकड़ है। वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का नोड्यूल होता है। ये किस एरिया में बनेगा, जहां पे इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन होता है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम बारिश हो, इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन हो। सेकेंड आपकी जो एक्टिव कंट्रोल फैक्टर है सॉइल के फॉर्मेशन में, वो है आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है,
बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, सॉइल की लेयर का फॉर्मेशन होता है। कैसे? ग्रास वगैरह हैं, ट्रीज वगैरह, उनकी रूट जितनी ज्यादा डीप जाएंगी उतना ज्यादा क्या करेंगे, वो मटेरियल को वेदर करने का काम करेंगे। ज्यादा मटेरियल वेदर होगा तो आपकी सॉइल का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। जिस एरिया में टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है उस एरिया में क्या होगा, जो आपके ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे, ये ज्यादा बनेंगे और वहां पे सॉइल की लेयर भी ज्यादा बनेगी। ह्यूमस आपने पढ़ा कि ह्यूमस आपका ज्यादा कहां पाया जाएगा, ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन में, सॉरी, यहाँ पे ह्यूमस होगा वो ट्रॉपिकल रीजन में कम पाया जाएगा, जबकि आपकी पोल रीजन्स में, टुंड्रा रीजन में ज्यादा पाया जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा होती है। बैक्टीरिया क्या करेंगे, ह्यूमस को डिसॉल्व कर देंगे, ह्यूमस को डिकम्पोज कर देंगे। उसकी वजह से ट्रॉपिकल रीजन में ह्यूमस की कंटेंट कम पाई जाएगी, जबकि आपके पोल या फिर टुंड्रा रीजन में ह्यूमस की कंटेंट ज्यादा पाई जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो सॉइल है वो बनती है। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।